तो गाइस आज की वीडियो में हम सब देखेंगे ग्रामर का सेकंड राज। अब ग्रामर का सेकंड राज क्या होता है। तो आज ग्रामर का जो सेकंड राज है जिसको कहते हैं सिंपल इंडेफिनिट केस। सिंपल इंडेफिनिट केस के बारे में पढ़ना है। एक ग्रामर का सेकंड राज है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। एक लिंकिंग वर्ब होता है, दूसरा प्लानिंग केस और तीसरा सेंस। तो पहला कौन सा होता है? लिंकिंग केस, दूसरा प्लानिंग और तीसरा सेंस। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या किए हैं, यहाँ लिख लिए हैं सिंपल इंडेफिनिट। अब सिंपल इंडेफिनिट के 3 केस होते हैं, तो तीनों केस को लिख लिए हैं। पहला केस लिंकिंग, दूसरा केस प्लानिंग, तीसरा केस सेंस। अब हमको क्या करना है, 1 बाय 1 करके सबको समझना है। तो पहला हम केस क्या समझेंगे, लिंकिंग। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं लिंकिंग। अब लिंकिंग होता क्या है और इसमें रूल क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। अब हम क्या किए हैं, पहला केस लिख लिए हैं लिंकिंग वर्ब। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए लिंक में क्या होता है, जोड़ना, सबको पता है। तो हम लिखते हैं रूल ऑफ सिंपल इंडेफिनिट। रूल ऑफ सिंपल इंडेफिनिट। पहला कौन सा केस है, लिंकिंग वर्ब। तो पहला केस हमको समझना है कि लिंकिंग वर्ब में कौन कौन से रूल होते हैं। तो देखिए लिंकिंग मतलब अभी जो मैं आपको बताया हूं वही चीज। लिंक का मीनिंग या अर्थ, लिंक का मीनिंग या ब्रैकेट में लिख लीजिए अर्थ, जोड़ना होता है। यहां तक क्लियर है कि लिंकिंग वर्ब का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। अर्थात वह वर्ब जो सब्जेक्ट तथा नाउन या एडजेक्टिव के मध्य कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं। लिंकिंग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। लिंकिंग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। अर्थात वह वर्ब जो सब्जेक्ट, नाउन, एडजेक्टिव के मध्य कड़ी का कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया कड़ी। कड़ी का मतलब है यहाँ पर मजबूती से कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जब आपको सेंटेंस मिलेगा तो वर्ब नहीं आएगा। एक किसको, वह वर्ब जो सब्जेक्ट तथा नाउन या एडजेक्टिव के मध्य मजबूती से कार्य करता है, ये चीज आएगा। अगर इस केस में वर्ब आएगा तो ये सेंटेंस इस केस में नहीं कहलाएगा। अभी मैं आपको सब बताऊंगा, बस इतना आप यहाँ पर समझिए कि जब आप सेंटेंस बनाओगे तो उसमें वर्ब नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन या एडजेक्टिव। यहाँ तक क्लियर है। पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को लिख लेते हैं। अब हम क्या किए हैं, पॉइंट लिख लिए हैं। अब इस पॉइंट को समझना है। लिंकिंग वर्ब का ट्रांसलेट करते समय, जब आप लिंकिंग वर्ब में कोई सेंटेंस पाएंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तब आपको करना क्या है, सर्वप्रथम सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। फिर सब्जेक्ट के अनुसार एसबी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। अब इसमें सहायक क्रिया कौन सी यूज करना है, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। किस केस में, ए और एक किस केस का है, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस का। फिर कॉमा, वाज या वर, एक किस केस का है, पास्ट टेंस का। मतलब जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार आपको यूज करना। फिर कॉमा, सेल या बिल प्लस बी, ये हो जाएगा फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर के केस में आता है। तथा नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और आपको क्या ध्यान देना है और हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है वर्ब का यूज
नहीं करोगे। किस केस में? लिंकिंग के केस में। जब आप सेंटेंस बनाओगे या आपको सेंटेंस मिलेगा उसमें वर्ब नहीं रहेगी और इसके स्थान पे आप क्या यूज करोगे? नाउन या एडजेक्टिव अब आएगा। बात समझ में आ गई? फिर मैं एक बार बताता हूं, जब आपको लिंकिंग वर्ब में कोई हिंदी सेंटेंस मिलेगा तो उसमें आप क्या करोगे? पहले सब्जेक्ट यूज करोगे और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। जैसा सेंटेंस रहेगा, यदि वो पास्ट के केस में रहेगा तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, यदि प्रेजेंट का रहेगा या फ्यूचर का रहेगा उन सभी के अनुसार आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? नाउन या एडजेक्टिव का यूज करना है। जब आपको सेंटेंस मिलेगा वहां पर नाउन या एडजेक्टिव दोनों में से कोई एक आएगा और वहां पर वर्ब नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए इसका रूल क्या होता है। हम क्या करते हैं? इसका रूल लिखते हैं, लिंकिंग का रूल। तो इस रूल को लिख लेते हैं। पहले रूल में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, कॉमा, वाज या वर, कॉमा, सेल या बिल प्लस बी। इसके बाद क्या करोगे? प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ये आपका क्या हो गया? ए रूल है। यहां से लेके यहां तक पॉइंट जो लिखे हैं बस उसी पॉइंट का ये सारांश है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, तीनों केस में एक एक सेंटेंस यहां समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस हम किस में समझेंगे? प्रेजेंट केस में। जैसे मैंने कहा यह एक पेन है। ठीक है, अब जिसको टेंस नहीं आता है यहां पर और भी नहीं समझ पाएगा। भाई टेंस आप पढ़ लो, नहीं तो यहां समझ में नहीं आएगा। जिसको टेंस पता रहेगा तो बिना बताए ही वो समझ गया होगा ये किस केस का है। यह एक पेन है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आया? है। और है किस टेंस का? किस टेंस को बताता है? प्रेजेंट टेंस को। तो यहाँ पर देखिए जो रूल में बताएं प्रेजेंट टेंस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर। अब देखिए दूसरी चीज आपको समझना है, यह एक पेन है। यहाँ पर जो एक पेन है, ये चीज ध्यान से समझना, यहाँ पर जो एक पेन है ये क्या है? नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है? तो अभी मैं बताया हूं वर्ब तो हो नहीं सकती है, नाउन या एडजेक्टिव इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर पेन क्या है? नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। बात समझ में आ गई? दोनों में से कोई एक ही आएगा, चाहे नाउन आएगा चाहे एडजेक्टिव आएगा। अब जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इसको ट्रांसलेट करते हैं। यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस है। ठीक, अब बताइए दिस के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा? दिस के साथ हमेशा इज। ठीक है, इसके बाद क्या करो? ए लगाओ, इसके बाद पेन। ये हो गया आपका ट्रांसलेट। बात समझ में आ गई? तो ऐसे आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। ये आपका हो गया किस केस में? प्रेजेंट टेंस के केस में। अब आगे देखते हैं दूसरे केस में, किसमें? पास्ट के केस में। इसी सेंटेंस को मैं ले लेता हूं, चेंज नहीं करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह है एक पेन थी। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस से सेम सेंटेंस है, बस इसमें चेंजिंग क्या हुआ है? जो लास्ट में है आया है बस मैंने उसी को क्या किया हूं? थी कर दिया हूं। तो थी किस टेंस को बताता है? पास्ट टेंस को बताता है। किस टेंस को? पास्ट टेंस को। अब पास्ट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? वाज या वर। क्लियर है? अब आपको इसको क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस। ठीक, अब दिस के साथ वाज लगेगा कि वर? तो दिस यहाँ पर सिंगुलर है, इट मीन्स दिस के साथ क्या हो जाएगा? वाज। ठीक है, यहाँ पर वाज हो गया। अब ए के लिए बहुत लोग क्या करते हैं? वन लिखते हैं। ऐसे एक के लिए क्या करते हैं? वन लिखते हैं कि वन मिस होता है एक। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सेंटेंस पूरा गलत होता है। इंग्लिश में वन के लिए हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। इसके बाद पेन। तो ये किस केस में ट्रांसलेट हो गया? पास्ट टेंस में। और एक कौन सा सिंपल इंडिफिनिट का कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है, जिसको कहते हैं क्या? लिंकिंग वर्ब। यही होती है लिंकिंग वर्ब। इसके बाद आपका एक और बच रहा है, किसमें? फ्यूचर के केस में।
तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फ्यूचर के केस में वही सेंटेंस लिख लेते हैं। किस केस में, फ्यूचर के केस में। यह एक पेन होगी, यह एक पेन होगी। तो अब हम क्या किए, केवल लास्ट में ही चेंजिंग कर रहे हैं और सेम वही सेंटेंस है। जैसे हम यहाँ पर होगी करेंगे तो एक किस केस में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। और फ्यूचर टेंस में अभी मैं पीछे आपको बताया हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सेल या बिल प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले देखिए आया दिस, अब दिस के साथ सेल लगाओगे कि बिल। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचर टेंस के केस में हमेशा आई और बी के साथ सेल और बाकी कर्ताओं के साथ बिल। यहाँ पर क्या है, दिस। यहाँ पर ना तो आई आया है और ना तो बी आया है। जब ये दोनों नहीं आए हैं तो मैं बताया हूं अभी इन दोनों के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। तो यहाँ पर ये दोनों हैं, दोनों में से कोई एक है, नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बिल। इसके बाद क्या करेंगे, बी। उसके बाद ए पेन, ए पेन। यहाँ पर कहीं पर वर्ब है जो क्रिया, यहाँ पर क्रिया तो है नहीं, ये आपका क्या है, नाउन है। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब में कैसे सेंटेंस मिलते हैं और कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, और लिंकिंग वर्ब होती क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, और लिंकिंग वर्ब ग्रामर का सेकंड राज का क्या नाम है, सिंपल इंडिफिनिट केस। और सिंपल इंडिफिनिट केस में हम पहला केस पढ़ चुके हैं जिसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब, और आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो गाइस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।